नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी के लेख कोरोना कोविशील्ड और विज्ञान के साथ। कोरोना कोविशील्ड और विज्ञान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी घोषित किया। आज हमारे सामने दो गंभीर प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या यह वायरस प्रकृति जन्य है या इसे कृत्रिम रूप में प्रयोगशाला में बनाया गया? 4 साल से अधिक हो गए पर यह प्रश्न अनुत्तरित है। यही नहीं, वैज्ञानिक संस्थाओं और अकादमियों ने इस प्रश्न पर ईमानदार चर्चा भी नहीं की। दूसरा प्रश्न, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के घातक दुष्प्रभावों के समाचार हाल में प्रकाशित हुए हैं। आमजन का चिंतित, आशंकित और भयग्रस्त होना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के न होने से स्थिति और दुखद हो गई है। इन दोनों प्रश्नों पर गहन चिंतन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 21वीं सदी विज्ञान की अविश्वसनीयता की सदी सिद्ध होगी। कतिपय वैज्ञानिकों द्वारा शोध में धोखाधड़ी करना महान वैज्ञानिक न्यूटन के समय से ही चला आ रहा है, किंतु कोरोना महामारी के संदर्भ में शोध में गोपनीयता और धन के पूर्ण नियंत्रण से विज्ञान की विश्वसनीयता संदिग्ध ही नहीं, पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए छद्म विज्ञान के खतरों से चिंतित होकर विज्ञान क्या है, इस पर एक संक्षिप्त वक्तव्य 1999 में जारी किया गया था। उसका उल्लेख उपयुक्त लगता है। इसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मुख्य बात है कि विज्ञान की विश्वसनीयता के लिए शोध में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया गया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और वैक्सीन पर आज तक किए गए शोध इस मानक पर पूरी तरह विफल रहे हैं। वैज्ञानिक और विज्ञान संस्थान पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। मेरा लेख तथाकथित प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं ने प्रकाशित नहीं किया। यह लेख researchgate.net पर उपलब्ध है। स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी पुस्तक आत्मावस्थित भारत अर्थात स्वस्थ भारत कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में लिखी गई थी। इस पुस्तक के तीसरे अध्याय विज्ञान और कोविड-19 में दी गई जानकारी के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। गणित और भौतिक विज्ञान की तरह जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सटीक नहीं है, पर इनमें नई और उच्च तकनीक के उपयोग से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संभवतः जिसे आज वायरस या विषाणु कहा जाता है, वह धरती पर आने वाला प्रथम जीव था। छोटे वायरस की माप सामान्य जीवाणु से 1000 गुना कम होती है। इसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। वायरस उचित परिस्थिति में प्रजनन में समर्थ है और कोषाणु या मनुष्य की तरह वंश परंपरा चला सकता है। क्रमिक विकास की अवधारणा के अनुसार वायरस कोषाणु का और हमारा पूर्वज भी कहा जा सकता है। वायरस परजीवी होते हैं जिन्हें परपोषी कोषाणु की आवश्यकता होती है। वे एक काया से दूसरी काया में शुक्राणु या अंडे द्वारा नहीं, हवा के माध्यम से जाते हैं। परंपरागत वायरस इन्हें ही कहा जाता है। डीएनए वायरस से कैंसर भी हो सकता है। आरएनए वायरस यदि एक विशेष प्रकार का एंजाइम लिए होते हैं तो वे भी कैंसर के कारक हो सकते हैं। ये अभी प्रायोगिक स्तर पर ही हैं एवं निष्कर्ष भी संदेह से परे नहीं है। रिबोन्यूक्लिक एसिड
आरएनए, डीएनए या जीन के संबंध में न तो मुझे पर्याप्त जानकारी है, न ही इनके बारे में लिखना यहाँ उद्देश्य है। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न विश्वव्यापी संकट में उपरोक्त प्रारंभिक जानकारी हमें उचित प्रश्न उठाने की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तीसरा प्रश्न वैक्सीन की खोज से जुड़ा है। बीच बीच में अपुष्ट दावे इजराइल, इटली, चीन से आते रहे हैं कि कोविड-19 के टीके की खोज कर ली गई है। यह सही है कि जीनोम अनुक्रमण और टीका विकसित करना काफी समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्या 4 माह का समय पर्याप्त नहीं है? क्या यह वैज्ञानिकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है? क्या पर्दे के पीछे बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य फंडिंग एजेंसीज के क्षुद्र स्वार्थ हैं? क्या इसके पीछे विकसित राष्ट्रों का व्यापार युद्ध है? संभवतः इन सब कारणों का योगदान आधुनिक विश्व की मानसिकता में देखा जा सकता है। दुखद पहलू यह है कि विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज और वैज्ञानिक की प्रतिबद्धता वैज्ञानिक सत्य नहीं रह गए हैं। रक्षा अनुसंधान में सबसे अधिक धनकोष दिया जाता है और इससे विकसित तकनीकों, शोध नतीजों को निश्चित अवधि के लिए गुप्त रखा जाता है। बरानी भी भारी धन निवेश करते हैं। नंबर 1 नई शोध और तकनीक के लिए और नंबर 2 रक्षा अनुसंधान की तकनीक को खरीदने के लिए। शोध में पारदर्शिता तो नगण्य होती ही है, शोध परिणाम गुप्त रखे जाते हैं और झूठे आंकड़े तथा धोखाधड़ी भी की जाती है। इन्हें जांचना और सत्यापित करना 2 कारणों से लगभग असंभव हो गया है। पहला, उच्च तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण और भारी धनराशि की आवश्यकता अग्रणी उच्च स्तर की प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य हो गई है। निष्पक्ष शोधार्थी इन प्रयोगशालाओं में मिलना दुर्लभ हो गया है। ऐसे शोध परिणामों को जांचने के लिए स्वतंत्र शोध असंभव सी हो गई है। हाँ, यदि कोई फंडिंग एजेंसी प्रतिस्पर्धा के कारण संसाधन उपलब्ध कराए तो यदाकदा संदेहास्पद निष्कर्षों का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा कारण नैतिकता में भारी गिरावट और विज्ञान एवं तकनीक को अधिकतम धन कमाने का या सामरिक राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का साधन बना देना है। मानव जाति की भलाई के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान केवल भाषणों में सीमित है। कुछ वैज्ञानिक शोध यह बता रहे हैं कि कोविड-19 वायरस में जेनेटिक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन भी देखा गया है। अतः यह तर्कसंगत लगता है कि यह वायरस कृत्रिम है, प्रयोगशाला में बनाया गया है और इसका प्रसार और घातक प्रभाव मनुष्य के जेनेटिक गुणधर्म पर निर्भर करता है। क्या चीन ने अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के जीन को टारगेट कर यह वायरस बनाया है? हो सकता है चीन ने विश्व में व्यावसायिक आधिपत्य जमाने के लिए महामारी का षड्यंत्र रचा हो और वुहान के नागरिकों को आत्मघाती आतंकी हमले की तर्ज पर इस्तेमाल किया हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व युद्ध की विभीषिका के पीछे घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर मनगढ़ंत कहानी नहीं, वास्तविकताएं हैं और इन सबके आधार स्तंभ वैज्ञानिक हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को लिखे पत्र की प्रमुख भूमिका थी। इस पत्र में उन्होंने शक्तिशाली बम की संभावना और इसके निर्माण के लिए उपयुक्त योजना की सलाह दी थी। इस पत्र के बाद नाजी जर्मनी और हिटलर के भय की पृष्ठभूमि में चर्चिल और रूजवेल्ट के संयुक्त नेतृत्व में अमेरिका और यूरोप के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों को जुटाकर प्रसिद्ध मनहट्टन प्रोजेक्ट द्वारा एटम बम का निर्माण हुआ। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम डालकर विश्व के त्रासदी के इतिहास में सबसे अधिक विध्वंसकारी अध्याय लिखा गया, जिसका सूत्रधार आधुनिक विज्ञान है। विषैली गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था, किंतु घातक गैस टाबुन और साटिन जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई थी। रासायनिक आयुध परमाणु बम से कम विनाशकारी नहीं है। जैविक हथियारों पर भी 1939 से ही शोध हो रहा है। बोटुलाइनस टॉक्सिन, जीव विष, प्लेग, हैजा जैसे जीवाणु विषाणु का कैसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप और अमेरिका की विभिन्न प्रयोगशालाओं में शोध किया गया था। जैविक और रासायनिक हथियार आज उच्च तकनीक और जेनेटिक इंजीनियरिंग
जीनोम सीक्वेंसिंग में अभूतपूर्व प्रगति के युग में मानव जाति के लिए परमाणु अस्त्रों से अधिक विनाशकारी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैज्ञानिक जब तक स्वयं इस अनैतिक एवं अमानवीय तथाकथित शोध अनुसंधान से विरत नहीं होंगे, तब तक इस आसुरी या शैतानी गतिविधि को नहीं रोका जा सकता। बहुराष्ट्रीय निगम मोनसांटो पहले पेस्टिसाइड उत्पादन करता था, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बीजों की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे विश्व में कृषि के भविष्य को खतरे में डालने के अलावा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जीएम खाद्य उत्पादनों से होने की संभावना है। दुर्भाग्य से बिका हुआ वैज्ञानिक समुदाय सच बताने का साहस नहीं जुटा सकता। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैज्ञानिक संस्थान और विज्ञान अकादमी की भूमिका संदिग्ध है। क्या यह महामारी वैज्ञानिकों की अंतरात्मा को झकझोरेगी? अंत में इस लेख में यदि आपकी कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी शंकाओं के समाधान भी करेंगे। नमस्कार।